Hello everyone, welcome to the channel of KV Teachers Guild. Students, today in this video we are going to start a new chapter of class 4 TVS, which is Anita and the honeybees. Anita is a girl from Bihar and she is a beekeeper. ये एक बी कीपर थी। तो चैप्टर में इन्होंने आपको बीज के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई हुई है कि क्या वो खाती हैं, कैसे आप अगर बीज को रखना चाहे, कभी पालना चाहे तो क्या फेवरेबल कंडीशंस होती हैं, कब वो एग्स ले करती है और अनीता बी कीपर कैसे बनी। तो चलिए इनकी कहानी को पढ़ेंगे, समझेंगे। कोई क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा बीच में तो साथ ही साथ उसको भी डिस्कस करते हुए चलेंगे। कोई भी बच्चा न्यू हो चैनल पर तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ओके, लेट्स बिगिन नाउ। चैप्टर 5, अनीता एंड द हनी बीज, अनीता और उसकी मधुमक्खियाँ। माई नेम इज़ अनीता कुशवाहा, मेरा नाम अनीता कुशवाहा है। आई लिव इन बोचाहा विलेज, मैं बोचाहा गांव में रहती हूँ। दिस इज़ इन मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट इन बिहार, बिहार का एक डिस्ट्रिक्ट है मुजफ्फरपुर और मुजफ्फरपुर का एक गांव है बोचाहा, जहाँ पर रहती हैं अनीता कुशवाहा। ओके, आई स्टे विद माई पेरेंट्स, मैं अपने पेरेंट्स के साथ रहती हूँ, माता पिता के साथ रहती हूँ। एंड 2 यंगर ब्रदर्स, और 2 छोटे भाई भी हैं उसके। आई स्टडी इन कॉलेज, मैं कॉलेज में पढ़ती हूँ। बिसाइड स्टडीइंग, और पढ़ने के साथ साथ ही आई टीच यंग चिल्ड्रन, मैं छोटे बच्चों को पढ़ाती भी हूँ। आई ऑल्सो कीप हनी बीज, और मैं हनी बीज भी रखती हूँ, मधुमक्खियाँ भी पालती हूँ। देखिए बहुत सारे काम ये कर रही हैं, पढ़ भी रही हैं, बच्चों को भी पढ़ा रही हैं और मधुमक्खियाँ भी पाल रही है। ऑल दिस हैज़ नॉट बीन ईजी फॉर मी, ये मेरे लिए इतना आसान नहीं रहा। व्हेन आई वॉज यंग, जब मैं छोटी थी, आई यूज टू स्पेंड ऑल माई टाइम विद माई गोट्स एज दे ग्रेज्ड फॉर फूड, मैं अपना पूरा टाइम जो मेरी बकरियां थी उनके साथ ही बिताती थी जब वो घास चरती थी तब। आई ऑलवेज वॉन्टेड टू गो टू स्कूल, मैं हमेशा से ही स्कूल जाना चाहती थी। बट माई पेरेंट्स डिड नॉट लाइक द आइडिया ऑफ गर्ल्स गोइंग टू स्कूल, लेकिन मेरे जो पेरेंट्स थे, माता पिता थे, उनको ये आइडिया बिल्कुल पसंद नहीं था कि लड़कियां स्कूल जाए। कई लोगों की ऐसी सोच होती है विच इज़ वेरी रॉन्ग, जो बहुत गलत है। अ ड्रीम ऑफ स्कूल, नेक्स्ट हम इनके पार्ट पे आते हैं, स्कूल का सपना। वन डे आई पीप्ड इन अ स्कूल इन आर विलेज, पीप करना मतलब होता है झांकना। एक दिन मैंने गांव के स्कूल में झांक के देखा। आई कुड नॉट स्टे अवे, और मैं उससे दूर नहीं रह पाई। आई साइलेंटली वेंट, मैं चुपचाप गई। एंड सैट डाउन बिहाइंड द चिल्ड्रन, और बच्चों के पीछे जाकर बैठ गई। आई फेल्ट सो हैप्पी, मैं बहुत खुश थी। आई वेंट होम, मैं घर गई। एंड पिक्ड अप करेज, और मैंने हिम्मत जुटाई टू टॉक टू माई पेरेंट्स अबाउट गोइंग टू स्कूल, अपने माता पिता से बात करने की कि मैं स्कूल जाना चाहती हूँ। बट दे टोल्ड मी क्लियरली, लेकिन उन्होंने मुझे साफ साफ कह दिया दैट आई कुड नॉट डू सो, कि मैं ऐसा नहीं कर सकती। दैट डे आई क्राइड एंड क्राइड, और उस दिन मैं बहुत रोई। कुछ आप करना चाहते हो, वो भी इतना अच्छा काम, स्कूल जाना, और उसके लिए आपको मना कर दिया जाए। तो कोई भी काम आप अगर करना चाहते हैं, पेरेंट्स मना कर दे, तो आप भी जनरली दुखी हो जाते हो। वन ऑफ द टीचर इन माई विलेज एक्सप्लेन टू माई पेरेंट्स, फिर गांव में एक टीचर आती हैं इनके घर पे, और वो इनके पेरेंट्स को एक्सप्लेन करती है, बताती है वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू स्टडी, कि पढ़ना क्यों ज़रूरी है। द टीचर टोल्ड देम, टीचर ने उनसे कहा दैट दे वुड नॉट हैव टू पे एनीथिंग फॉर माई एजुकेशन अप टू क्लास 8, कि क्लास 8 तक तो आपको बच्चे की पढ़ाई के लिए कुछ देना ही नहीं है। देखिए ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर आपकी लाइन। द टीचर सेड दैट इट वॉज द राइट ऑफ एवरी चिल्ड्रन टू गो टू स्कूल, हर बच्चे का अधिकार है स्कूल जाना। समहाउ माई पेरेंट्स अग्रीड, और किसी तरीके से मेरे पेरेंट्स मान गए। हर बच्चे का अधिकार है स्कूल जाना, इट इज़ द राइट ऑफ एवरी चाइल्ड टू गो टू स्कूल, और इसे हम कहते हैं RTE, राइट टू एडुकेशन, राइट टू एजुकेशन मतलब शिक्षा का अधिकार, पढ़ाई का अधिकार। पहले से 8वीं तक के बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल्स में सरकार बिल्कुल फ्री में पढ़ाएगी, कोई आपसे फीस चार्ज नहीं की जाएगी। ये RTE के अंडर आता है। इसके बारे में डिटेल में हम लोग जब मैं वर्कशीट कराऊंगी तब आपको कराऊंगी। ओके, पेरेंट्स अग्री कर जाते हैं। आई स्टार्टेड गोइंग टू स्कूल, मैंने स्कूल जाना शुरू किया। आई डिड नॉट गेट हाई मार्क्स, इतनी इंटेलिजेंट तो मैं नहीं थी कि मेरे बहुत अच्छे नंबर आए। बट आई ऑलवेज आस्क मैनी क्वेश्चंस, लेकिन मैं हमेशा से ही बहुत क्वेश्चन करती थी। मतलब ये अच्छे उसकी निशानी है, क्वेश्चन करना एक अच्छे स्टूडेंट की निशानी है। फाइंड आउट हाउ मच मनी डू यू स्पेंड इन 1 ईयर फॉर वेरियस स्कूल रिलेटेड थिंग्स, स्कूल से रिलेटेड चीज़ों के लिए आप कितना पैसा खर्च करते हैं, यहाँ पे आपको थोड़ा हिसाब लगाना है। फर्स्ट इज ट्रैवल टू स्कूल एंड बैक, स्कूल आना और वापस जाना।
अगर आप पैदल आते हैं, घर के आसपास में है, यू वॉक बाई फुट, तो फिर आप यहाँ पे 0 लिखेंगे। अगर आप रिक्शा से आते हैं तो आई थिंक 1000 तक लग जाते होंगे एक साल में आपके, नहीं 1000 नहीं, 7-8 मंथ्स अगर हम लगा के चले तो चलिए इसमें 700 लिख लीजिए, 700 रुपये आपके ट्रैवल में हो गए। बस से अगर आप जाते हैं तो हो सकता है ज़्यादा फीस हो, उसके अकॉर्डिंग आप लिखेंगे। नोटबुक्स, किताबें, कॉपीज़, इसमें ऑलमोस्ट 1500 रुपीज़ खर्च हो जाते होंगे। पेन, पेंसिल, स्टेशनरी जितना भी है आपकी, कलर्स, पेंसिल्स एंड एवरीथिंग, इसमें 500 आप अराउंड लगा लीजिए एक साल में। यूनिफॉर्म आप एक ही बार खरीदेंगे, लेकिन अगर हम केवी की बात करें तो 2 यूनिफॉर्म्स होती हैं आपकी। फिर शूज़ भी है, शूज़ हो सकता है साल में आपको एक बार चेंज भी करने पड़ जाए, तो 2000 अप्रॉक्स, लगभग 2000 रुपये। स्कूल बैग तो आप एक ही बार खरीदेंगे, 500 लगा लेते हैं। लंच बॉक्स भी एक बार में काफ़ी, लंच बॉक्स आपका 200 के अराउंड आ जाएगा। शूज़, अच्छा शूज़ का अलग है यूनिफॉर्म से, ओके। शूज़ 1000 के लगा लीजिए अप्रॉक्स। नेक्स्ट इज़ अदर थिंग्स, बाकी कुछ चीज़ें अगर है, कुछ स्कूल में प्रोजेक्ट बनवाना है, चार्ट पेपर्स एंड ऑल, तो एक्स्ट्रा के लिए 200 रुपीज़ रख लेते हैं, ओके। अब इनका टोटल करिए, देखिए कि आपका कितना खर्च आता है। ये अपार्ट फ्रॉम फीस हम बता रहे हैं, क्योंकि स्कूल में फ़ीस फ्री होती है। अगर आप केवी में भी देखें, बहुत सारे बच्चे आरटी के अंडर पढ़ते हैं जिनको फ़ीस नहीं देनी होती, लेकिन फिर भी इतना खर्च है आपका एक साल का। 0 0 7 + 5 is 12, so 5 + 5 is 10, 10 + 7 is 17, 17 + 5 is 23, 23 + 2 25, 25 + 2 27, 17 + 5 is 22, 24 25 26, 26, यहाँ पर 6 आएगा, 6, 2 कैरी, 2 + 1 3, 3 + 2 is 5, 5 + 1 is 6, 6, यानी कि 6600 अप्रॉक्स 6500 रुपये आपके एक साल में लग जाते हैं, अपार्ट फ्रॉम फीस अगर हम बात करें आपके एक्स्ट्रा आइटम्स के ऊपर, ओके। तो भले ही फीस ना हो, स्कूल में बच्चों को फ्री पढ़ाया जा रहा हो, लेकिन फिर भी बहुत सारे खर्चा है, ओके। चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट इज हाउ मच डिड यू स्पेंड ऑन बुक्स दिस ईयर, इस साल आपने बुक्स पे लगभग कितना खर्च किया, तो हमने देखा अप्रॉक्स 1500 रुपीज़ हमने बुक्स पे, स्टेशनरी पे खर्च किया था। वॉट काइंड ऑफ यूनिफॉर्म वुड यू लाइक टू वेयर, ड्रॉ पिक्चर ऑफ इट इन योर नोटबुक एंड कलर इट, आप कैसी यूनिफॉर्म स्कूल में पहन के जाना चाहते हैं, पिक्चर बनाइए और उसके जो है कैसे कलर की होगी, सभी कुछ। मान लीजिए कई बच्चों का ऐसा होता है कि जीन्स होनी चाहिए स्कूल में, और वाइट शर्ट हो, ब्लू पैंट हो, वाइट सॉक्स हो, ब्लैक शूज़ हो, ब्लू जैकेट हो, टाई हो, है ना, जैसे भी आपको पसंद है वो आप यहाँ पे उसके पिक्चर ड्रॉ कर देंगे। मेक 2 ग्रुप ऑफ क्लास, डिबेट द टॉपिक वी शुड हैव यूनिफॉर्म इन स्कूल, 2 क्लास में बच्चे बांट लीजिए, आधों को जिनको ये लगता है कि यूनिफॉर्म होनी चाहिए उनको एक तरफ, जिनको लगता है यूनिफॉर्म नहीं होनी चाहिए उनको एक तरफ। मैं बता देती हूँ, स्कूल में यूनिफॉर्म होनी चाहिए किसी लिए, यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए। यूनिफॉर्मिटी मतलब सब बच्चे एक जैसे दिखे, नहीं तो क्या होगा फिर, जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते अच्छे कपड़े पहनना, उनको स्कूल आने में थोड़ा सा हेजिटेशन होगा। एक बच्चा होगा जो रोज़ नए कपड़े पहन के आता है, अच्छे कपड़े पहन के आता है। हम स्कूल में सिर्फ पढ़ने आते हैं, सभी लोग इक्वल है, तो सभी लोग एक जैसे दिखने चाहिए, इसीलिए स्कूल में यूनिफॉर्म ज़रूरी है, ओके। नेक्स्ट इज स्टेइंग इन स्कूल, अब एडमिशन तो ले लिया, लेकिन स्कूल में रुकना ये बहुत बड़ी बात है। टाइम धीरे धीरे पास होता गया, एंड सून आई कंप्लीटेड क्लास 5th, और जल्दी मैंने 5th क्लास कंप्लीट कर ली। आई न्यू दैट वी वुड नीड टू स्पेंड मोर इन क्लास 6, अब मैं जानती थी कि 6ठी क्लास में हमें और जो है ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे, बुक्स महंगी आती है, काम भी आपका ज़्यादा हो जाता है। माई पेरेंट्स सेड दैट इट वॉज टाइम फॉर मी टू लीव स्कूल, पेरेंट्स तो पहले स्कूल भेजने के फेवर में नहीं थे, अब उनको पता लगा 6th क्लास में खर्च बढ़ेगा, तो उन्होंने कहा कि अब टाइम आ गया, अब तुम स्कूल छोड़ दो। बट आई वॉन्टेड टू स्टडी मोर, लेकिन मैं और पढ़ना चाहती थी। आई फाउंड अ वे टू डू दिस, और मैंने ये करने का एक तरीका भी निकाल लिया। आई स्टार्टेड टू टीच यंग चिल्ड्रन, मैं छोटे बच्चों को पढ़ाने लगी। ये देखिए एक बच्चा जो 5th क्लास जस्ट अभी पास हुआ है, वो छोटे बच्चों को पढ़ा रहा है फ्रॉम द मनी, और जो पैसे उसको मिले, मतलब ट्यूशन देती थी वो, दैट आई गॉट, आई वॉज एबल टू कॉन्टिन्यू माई स्टडीज़, उससे मैं अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू कर पाई। ये देखिए यहाँ पर आपको दिख भी रहा होगा, ये है अनीता, है ना, और ये कुछ बच्चों को जो वो पढ़ा रही हैं स्कूल के स्टूडेंट्स को। अब यहाँ पे एक स्वीट मेमोरी वो शेयर कर रही हैं अपनी। आई रिमेंबर, मुझे याद है, सम ओल्डर बॉयज़ इन माई विलेज ऑल्सो यूज टू टीच यंग चिल्ड्रन, कुछ बड़े बच्चे भी, लड़के जो हैं वो भी बच्चों को पढ़ाते थे। दे डिड नॉट लाइक इट व्हेन आई स्टार्टेड टीचिंग, उनको पसंद नहीं आया जब मैंने टीचिंग शुरू की, क्योंकि वो पढ़ाते हैं, बच्चे उनके पास जाने लगेंगे तो डेफिनेटली उनके जो स्टूडेंट्स हैं वो कम हो जाएंगे। दे स्टार्टेड टू स्कोल्ड एंड स्केयर द, ने बच्चों को डांटना शुरू किया और डराना शुरू किया कि तुम अनीता के पास क्यों पढ़ने जाते हो। फॉर दैट दे वुड नॉट कम टू मी, ताकि वो मेरे पास ना आए। फॉर सम टाइम, कुछ टाइम ऐसा भी था,
ऑल द चिल्ड्रन एक्सेप्ट 2, 2 बच्चों को छोड़ के बाकी सभी स्टॉप्ड कमिंग टू मी, उन्होंने मेरे पास पढ़ने आना बंद कर दिया. बट सून ऑल केम बैक, लेकिन जल्दी ही वो वापस आ गए. बिकॉज आई यूज टू टीच देम विद लव एंड केयर, क्योंकि मैं उन्हें प्यार से और बहुत केयर से पढ़ाती थी, इसीलिए. ओके, लेट अस टॉक. चलिए कुछ बातें करते हैं. डू यू नो समवन हु वांटेड टू स्टडी? क्या आप किसी बच्चे के बारे में जानते हैं जो पढ़ना चाहता है बट कुड नॉट डू सो, लेकिन ऐसा कर नहीं सकता? टॉक अबाउट देम इन द क्लास. क्लास में आप बात करेंगे. आपने कभी कोई बच्चा देखा हो, कई बार आप देखते हैं कोई चाय की दुकान पे काम करता है या फिर कहीं, जो पढ़ना चाहता हो लेकिन जा नहीं सकता. एवरी चाइल्ड हैज़ अ राइट टू फ्री एजुकेशन अप टू क्लास 8. डू यू थिंक दैट ऑल चिल्ड्रन आर एबल टू स्टडी अप टू क्लास 8? डिस्कस. सभी बच्चों को 8 क्लास तक पढ़ने का अधिकार है. क्या आपको लगता है कि सभी बच्चे 8 क्लास तक पढ़ पाते हैं? ऐसा नहीं है. बहुत सारे बच्चे 5th क्लास भी कंप्लीट नहीं कर पाते. स्कूल में एडमिशन लेते हैं लेकिन उन्हें छोड़ना पड़ता है, क्योंकि घर की कंडीशंस इतनी अच्छी नहीं होती कि पेरेंट्स अफोर्ड कर सके उनका पढ़ना. अफोर्ड तो खैर क्या, फ्री ही है, लेकिन वो चाहते हैं, पेरेंट्स एक्चुअली ये चाहते हैं कि बच्चे कुछ कमा के लाए घर में. तो बहुत कम एज में ही बच्चे छोटी छोटी शॉप्स पे, किसी फैक्ट्रीज़ में काम करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से वो स्कूल नहीं जा पाते. तो भले ही 8th क्लास तक एजुकेशन फ्री है, लेकिन फिर भी सभी बच्चे इसको अफोर्ड नहीं कर सकते हैं. वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, व्हाट इज RTE एक्ट 2009? ये क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम में आएगा, इसको बिल्कुल लर्न कर लीजिए. RTE एक्ट 2009 क्या है, इसके ऊपर एक क्वेश्चन हमेशा बनता है. ये वो एक्ट है, दिस प्रोवाइड द राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ईच चाइल्ड एज 6 to 14. 6 से 14 साल के सभी बच्चों को फ्री एजुकेशन मतलब मुफ्त मिलेगी, आपको पैसे नहीं देने पड़ेंगे. और कंपल्सरी एजुकेशन, दोनों वर्ड लिखने बहुत ज़रूरी है. कंपल्सरी का मतलब क्या है? पेरेंट्स ये नहीं कह सकते कि तुम फ्री दे रहे हो, हमारे बच्चे हम स्कूल नहीं भेजना चाहते. बिल्कुल नहीं. अगर बच्चा स्कूल जाना चाहता है तो पेरेंट्स को भेजना ही पड़ेगा, अदरवाइज उनके अगेंस्ट लीगल एक्शन हो सकता है. ये कंपल्सरी है बच्चों को स्कूल भेजना. अगर आप किसी ऐसे बच्चों को जानते हैं जो कहीं स्कूल नहीं जाता, कहीं पर काम करता है, और आप कंप्लेन करें कि ऐसे ऐसे इसके पेरेंट्स उसको स्कूल नहीं भेजते हैं, भेजना चाहते हैं, तो उनके पेरेंट्स को भेजना ही पड़ेगा, क्योंकि ये कंपलसरी कर दिया गवर्नमेंट ने कि सभी बच्चों को स्कूल भेजना ज़रूरी है. फ्री होगी एजुकेशन और कंपलसरी होगी. ओके, ये दो चीज़ें RTE 2009 कहता है. हमेशा नहीं, 6 से 14 साल के बच्चों के लिए ही है ये सिर्फ. 6 to 14, 6 में 6 साल का वो फर्स्ट क्लास में आएगा, 14 मतलब 8th क्लास. तो फर्स्ट क्लास से 8th क्लास तक वो फ्री में पढ़ सकता है स्कूल में. ओके, आगे देखते हैं कहानी में क्या हुआ. स्लोली आई स्टार्टेड टॉकिंग टू अदर पेरेंट्स इन द विलेज अबाउट सेंडिंग देयर डॉटर्स टू स्कूल. जल्दी फिर मैंने गांव के और लोगों से बात करना शुरू कर दिया कि अपनी लड़कियों को वो भी स्कूल भेजें. माई पेरेंट्स ऑल्सो स्टार्टेड हेल्पिंग मी इन माई वर्क. अब पेरेंट्स भी धीरे धीरे जो है इसके फेवर में होने लगे अनीता के, कि हाँ स्कूल भेजना चाहिए लड़कियों को. पहले वो खुद अपोज कर रहे थे, लेकिन फिर उन्होंने चेंजेस देखे कि लड़की जो है अपने पैरों पे खड़ी हो रही है, कमा भी रही है, अपना खर्च खुद चला रही है ना. एजुकेशन से बहुत सारी चीज़ें आपको पता लगती है, तो उनको पता लगा कि पढ़ाई कितनी ज़रूरी है, तो वो भी इसके काम में हेल्प करने लगे. माई मदर यूज टू डू ऑल द हाउस वर्क सो दैट आई कुड गेट मोर टाइम टू स्टडी. मेरी जो मदर है वो भी घर का सारा काम अपने आप ही कर लेती थी, ताकि मुझे पढ़ने का टाइम मिल जाए. अब एक सीक्रेट ये आपके साथ शेयर कर रही है अनीता, यहाँ पर देखिए. आई लर्न हाउ टू राइड अ मोटरसाइकिल. मैंने मोटरसाइकिल चलाना भी सीखा. आई डिड नॉट टेल एनी वन, मैंने किसी को बताया नहीं. आई फेल डाउन, मैं गिर गई. एंड गॉट हर्ट मेनी टाइम्स, और बहुत बार मुझे चोट भी लगी, लेकिन आई वॉज हैप्पी, लेकिन मैं खुश थी. ओके, फ्रॉम स्कूल टू बी कीपिंग. अभी हम देख रहे हैं कि अनीता पढ़ाई कर रही है, लेकिन चैप्टर का नाम है अनीता एंड हनी बीज. तो हनी बीज में ये, बी कीपिंग में ये कैसे आई, मधुमक्खी पालने में कैसे ये एंटर हुई. देर आर मैनी लीची ट्रीज इन आर एरिया. बिहार में अगर आप देखें तो लीची ट्रीज बहुत ज़्यादा होते हैं, लीची के पेड़. हनी बीज आर अट्रैक्टेड टू द लीची फ्लावर्स, और हनी बीज बहुत अट्रैक्ट होती है लीची के फूलों के ऊपर. मैनी पीपल डू बी कीपिंग. बहुत सारे लोग वहाँ पर बी कीपिंग करते हैं, मधुमक्खी पालते हैं. एंड कलेक्ट हनी, और शहद इकट्ठा करते हैं. आई थॉट दैट आई कुड ऑल्सो डू दिस. मैंने सोचा कि बी कीपिंग तो मैं भी कर सकती हूँ. आई जॉइंट अ कोर्स रन बाय गवर्नमेंट टू लर्न अबाउट दिस. एक गवर्नमेंट का कोर्स था जो सिखाता था कि बी कीपिंग कैसे करने. ऐसे नहीं होती बी कीपिंग कि आप गए, 2-4 मधुमक्खी आपने पकड़ी, उनको बंद कर लिया और वो आपके लिए शहद बना देगी. नहीं, प्रॉपर कोर्स होता है, सीखना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है जो हम आगे देखेंगे. तो मैंने गवर्नमेंट का कोर्स ज्वाइन किया जो सिखाता था कि बी कीपिंग करनी कैसे है. आई वॉज द ओनली गर्ल इन दिस कोर्स. मैं अकेली लड़की थी इस कोर्स में. ड्यूरिंग माई ट्रेनिंग, मेरी ट्रेनिंग के दौरान,
आई फाउंड दैट हनी बीज ले देयर एग्स फ्रॉम अक्टूबर टू डिसम्बर. अगेन एन इम्पॉर्टेंट लाइन, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है एग्जाम में. अंडे कब देती हैं मधुमक्खियाँ? अक्टूबर से दिसंबर के बीच में. दिस वॉज द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट बी कीपिंग. ये सबसे अच्छा टाइम है बी कीपिंग शुरू करने का. आप 100 बी लाइए, 100 मधुमक्खियाँ लाइए, वो बहुत सारे अंडे देंगी, उनमें से बीज निकलेंगी, आपके पास बहुत सारी मधुमक्खियाँ हो जाएंगी. तो अक्टूबर से दिसंबर में वो अंडे देती है और ये बेस्ट टाइम है कि आप शुरू कर सकते हैं इसको. अब आपके लिए क्वेश्चन है, हैव यू सीन एनी इंसेक्ट नियर फ्लावर? क्या आपने फूलों के आसपास कोई इंसेक्ट देखा है? ज़रूर देखा होगा. यस, बटरफ्लाई देखी होगी, हनी बीज देखी होगी, है ना. एक बम्बल बी होता है जिसे आप भंवरा कहते हैं हिंदी में, वो भी देखा होगा, बम्बल बी. ओके, लेडी बग देखी होगी. बहुत सारी चीज़ें जो फ्लावर्स के आसपास होती है. ड्रॉ द कलर देयर पिक्चर इन द नोटबुक. नोटबुक में आप एक बटरफ्लाई की पिक्चर बनाइए, उसको कलर करिए. एक हनी बीज की पिक्चर बनाइए, उसको कलर करिए. एक बस इन्हीं दो की बना लीजिएगा. हनी बी की तो आपको दी भी हुई है बुक में ही. वाई डू यू थिंक दे कम नियर टू फ्लावर्स? आपकी जो हनी बीज और ये है जो बटरफ्लाई है, ये क्यों आती है फ्लावर्स के आसपास? तो ये आती है टू कलेक्ट नेक्टर. फ्लावर्स जो हैं वो नेक्टर प्रोड्यूस करते हैं और उसको लेने के लिए ये आती है. नेक्टर से ही जो आपकी हनी बीज और बटरफ्लाई है वो फिर हनी बनाती है. ओके, नेक्टर कलेक्ट करने के लिए आती है. व्हेन हनी बीज फ्लाई, जब हनी बीज उड़ती है, देयर इज़ अ काइंड ऑफ साउंड, एक साउंड आती है, बज की साउंड जिसको कहते हैं. आप ये ट्राई कर सकते हैं, कॉपी करने का क्लास में नकल कर सकते हैं कि कैसी साउंड वो करते हैं. और इस साउंड को बजिंग कहते हैं, बजिंग. ओके, बज करना, क्योंकि बज की ही वो साउंड करती है. ओके, चलिए तो अभी हम इतना ही पढ़ते हैं. रेस्ट ऑफ द चैप्टर, रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स वी विल डू इन पार्ट 2 ऑफ दिस वीडियो. ये यहीं पे ही ख़त्म होता है. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. हमने देखा अभी तक हनी बी उसने पालनी शुरू नहीं की है. अब आगे जो चैप्टर है आपका, उसमें हम देखेंगे क्या क्या चीज़ें चाहिए हनी बी को अगर आप चाहते हैं पालना, बी कीपिंग आप करना चाहते हैं, किस तरीके से, कितना कॉस्ट होता है उसका, एंड एवरीथिंग. दिस वी विल सी इन पार्ट 2 ऑफ द चैप्टर्स वीडियो. ओके, थैंक यू सो मच.